2013 का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। चंद्रमा की सतह पर मून रोवर उतारने में चीन की सफलता। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि दिसंबर 2013 में उस समय प्राप्त की जब अपना एक रोवर मिशन उसने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतार दिया। चांगे 3 नाम के इस यान का प्रक्षेपण शी चांग लॉन्च सेंटर से 1 दिसंबर 2013 से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए किया गया था तथा चीनी समयानुसार 6 दिसंबर को यह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। एक सप्ताह से भी अधिक समय तक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद 14 दिसंबर 2013 को चंद्रमा के साइनस इरिडियम क्षेत्र में उतर गया। 1976 के पश्चात ये पहला अवसर है जब कोई मानव निर्मित यान चंद्रमा की सतह पर उतारा गया तथा चीन ऐसी उपलब्धि वाला तीसरा देश है। इससे पूर्व अमेरिका व तत्कालीन सोवियत संघ ने अपने रोवर मिशन चंद्रमा की सतह पर उतारे थे। चंद्रमा की सतह पर रहते हुए चांगे 3 का रोबोटिक रोवर U2 वहां के वातावरण तथा सतह के ऊपर व नीचे उपलब्ध पदार्थों के संबंध में जानकारियों का संप्रेषण करेगा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के पुरोधा महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने वाले और देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का लंबी बीमारी के बाद 6 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में 95 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। मंडेला कई प्रकार की चिकित्सकीय समस्याओं के कारण पिछले 2 वर्षों में कई बार अस्पताल में भर्ती हुए। उनकी सार्वजनिक तौर पर उपस्थिति बहुत कम हो गई थी। इसके बावजूद राष्ट्र और दुनिया के मन में उनके लिए हमेशा एक विशेष स्थान बना रहा। अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जैसे प्रसिद्ध मानवाधिकार पुरोधा और अक्सर दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले मंडेला को दुनिया भर के नेताओं ने श्रेष्ठ व्यक्तित्व और महापुरुष बताया। राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन कोलंबो में संपन्न हुआ। 23वां चोगम राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में 15 से 17 नवंबर 2013 को संपन्न हुआ। लिट्टे के विरुद्ध संघर्ष के दौरान श्रीलंका में मानव अधिकारों के हनन का मुद्दा हावी रहने के कारण ये शिखर सम्मेलन अत्यधिक विवादों के साए में रहा। श्रीलंका में ये सम्मेलन मूलतः 2011 में ही आयोजित किया जाना था, किंतु मानव अधिकारों के हनन के समाचारों के परिप्रेक्ष्य में 2011 का चोगम सम्मेलन पर्थ यानी कि ऑस्ट्रेलिया में किया गया तथा श्रीलंका को 2013 के सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई। किंतु मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा इस बार भी हावी रहा। लिट्टे के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हजारों निर्दोष तमिलों की मौत के परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु सरकार ने इस सम्मेलन के बहिष्कार की अपील प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की थी तथा इस आशय का एक प्रस्ताव भी तमिलनाडु विधानसभा ने अक्टूबर 2013 में सर्वसम्मति से पारित किया था। इसी दबाव के चलते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया तथा इसमें भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने किया। 53 सदस्यीय राष्ट्रमंडल के 27 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 9 राष्ट्रपति व 16 प्रधानमंत्री ही कोलंबो में चोगम 2013 में उपस्थित थे, जबकि 22 अन्य देशों का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या उच्च आयुक्त स्तर पर किया गया। 3 देशों ग्रेनेडा, किरिबाती व मालदीव ने पूरी तरह इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, जबकि एक देश फिजी फिलहाल राष्ट्रमंडल से निलंबित है। राष्ट्रमंडल की प्रमुख ब्रिटेन की महारानी स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहीं तथा उनका प्रतिनिधित्व प्रिंस चार्ल्स ने किया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अनुपस्थिति में 15 नवंबर 2013 को इस सम्मेलन का उद्घाटन मेजबान राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने महारानी एलिजाबेथ के प्रतिनिधि प्रिंस चार्ल्स के साथ किया।
3 दिन चले इस सम्मेलन में लोकतांत्रिक मूल्यों, आतंकवाद, शस्त्रों के व्यापार संबंधी संधि व शस्त्र नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य व सामान्य विकास आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। मानवाधिकारों के हनन का मामला उठाते हुए इस संबंध में निष्पक्ष जांच कराने का आह्वान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने सम्मेलन में अपने संबोधन में किया। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी उन्होंने कि यदि यह जांच मार्च 2014 तक पूरी नहीं होगी तो फिर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए दबाव बनाएंगे। सम्मेलन के समापन पर स्वीकार किए गए घोषणा पत्र में निर्धनता निवारण व मौसम परिवर्तन को सभी देशों के समक्ष विद्यमान बड़ी चुनौतियां बताया गया। इक्विटेबल ग्रोथ, बेहतर शिक्षा तथा महिलाओं एवं युवाओं के समावेश का आह्वान कोलंबो डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट नाम के इस घोषणा पत्र में किया गया। समानता एवं समावेशिता के साथ विकास को सदस्य राष्ट्रों की नीतियों के प्राथमिकता देने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई। राष्ट्रमंडल का आगामी शिखर सम्मेलन 2015 में माल्टा में करने का निर्णय इस सम्मेलन में किया गया। ये सम्मेलन मूलतः मॉरिशस में करने का फैसला पहले था, किंतु मॉरिशस द्वारा असमर्थता व्यक्त किए जाने पर यह मेजबानी अब माल्टा को सौंपी गई है। चोगम 2017 का आयोजन वनुआतु में व 2019 का सम्मेलन मलेशिया में होगा। राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन यानी चोगम का शुरुआत से क्रम इस प्रकार है। पहला सम्मेलन 14 से 22 जनवरी 1971 में सिंगापुर में हुआ था। सेकंड 2 से 10 अगस्त 1973 में ओटावा यानी कनाडा में हुआ था। थर्ड 29 अप्रैल से 6 मई 1975 को किंगस्टन यानी जमैका में हुआ था। फोर्थ 8 से 15 जून 1977 में लंदन यानी ब्रिटेन में हुआ था। पांचवा 1 से 7 अगस्त 1979 में लुसाका यानी जाम्बिया में हुआ था। 30 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 1981 में मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सातवां 23 से 29 नवंबर 1983 में गोवा यानी भारत में हुआ था। आठवां 16 से 22 अक्टूबर 1985 में नसाउ यानी बहामास में हुआ था। 10वां 13 से 17 अक्टूबर 1987 में वैंकूवर यानी कनाडा में हुआ था। 18 से 24 अक्टूबर 1989 में कुआलालंपुर यानी मलेशिया में हुआ था। 16 से 21 अक्टूबर 1991 में हरारी यानी जिम्बाब्वे में हुआ था। 13वां 21 से 25 अक्टूबर 1993 को लिमासोल यानी साइप्रस में हुआ था। 14वां 10 से 13 नवंबर 1995 में आर्कलैंड यानी न्यूजीलैंड में हुआ था। 24 से 27 अक्टूबर 1997 एडिनबर्ग में, जो कि ब्रिटेन में है, वहां पे हुआ था। 12 से 14 नवंबर को 1999 में डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2 से 5 मार्च को 2002 में कुलुम यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 18वां 5 से 8 दिसंबर 2003 को आबूजा यानी नाइजीरिया में हुआ था। 19वां 25 से 27 नवंबर को 2005 को माल्टा के वालेट्टा में हुआ था। 20वां 23 से 25 नवंबर 2007 में युगांडा के कंपाला में हुआ था। 27 से 29 नवंबर 2009 को त्रिनिडाद एवं टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। 28 से 30 अक्टूबर 2011 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। 23वां 15 से 17 नवंबर 2013 को कोलंबो यानी श्रीलंका में हुआ था।
24वां 2015 में होने वाला है, जिसके लिए माल्टा में प्रस्तावित किया गया है। 25वां 2017 में होगा, जो कि वनुआतू में प्रस्तावित है। और 26वां 2019 में होगा, जिसके लिए मलेशिया में प्रस्तावित है। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली प्रमुख हस्तियां, फोर्ब्स का 2013 का आकलन। उनका क्रम इस प्रकार है: व्यक्ति एवं पद। व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्हें प्रथम स्थान दिया गया। बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, सेकंड। शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति, थर्ड। पोप फ्रांसिस, रोमन कैथोलिक चर्च के पोप हैं, उन्हें फोर्थ स्थान है। एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर हैं, उन्हें फिफ्थ स्थान प्राप्त हुआ। बिल गेट्स, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष हैं, वे छठे नंबर पे रहे। बेन बनार्के, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष हैं, ये 7वें स्थान पर हैं। अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल साद, सऊदी अरब के सुल्तान, उन्हें 8वां स्थान प्राप्त हुआ। मारियो ड्राघी, यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष हैं, इन्हें 9वां स्थान दिया गया। माइकल ड्यूक, वॉलमार्ट स्टोर के सीईओ हैं, इन्हें 10वां स्थान मिला। डेविड कैमरन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन्हें 11वें नंबर पर रखा गया। कार्लोस स्लिम हेलू एवं परिवार, अमेरिका मोविन के ऑनरेरी चेयरमैन हैं, उन्हें 12वें स्थान पर रखा गया। वॉरेन बफेट को 13वें स्थान पर रखा गया, ये बार्कशायर हिथवे के सीईओ हैं। 14वें स्थान पर रहे ली केचियांग, जो कि चीन के प्रधानमंत्री हैं, एवं 15वें स्थान पर जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कॉम के सीईओ हैं। 2013 में फोर्ब्स ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 10 महिलाओं का भी आकलन किया। उनके नाम इस प्रकार है: फर्स्ट, एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर है। सेकंड, डिल्मा रोसेफ, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति। थर्ड, मेलिंडा गेट्स, अमेरिका की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष हैं। मिशेल ओबामा, अमेरिका की प्रथम महिला, चौथे स्थान पर। 5वें स्थान पर हिलेरी क्लिंटन, जो कि अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला व पूर्व विदेश मंत्री हैं। 6वें स्थान पर शेरिल सैंडबर्ग, अमेरिका की, ये फेसबुक की सीईओ हैं। 7वें स्थान पर क्रिस्टीन लगार्डे, जो कि फ्रांस की हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक है। 8वें स्थान पर जेनेट नेपोलिटानो, ये अमेरिका की गृह सुरक्षा मंत्री हैं। 9वें स्थान पर सोनिया गांधी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। 10वें स्थान पर इंदिरा नुई, जो पेप्सिको की सीईओ हैं। नाभिकीय कार्यक्रम के संबंध में ईरान का विश्व की 6 बड़ी शक्तियों के साथ ऐतिहासिक समझौता। अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में विश्व की 6 बड़ी शक्तियों के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ईरान ने नवंबर 2013 में संपन्न किया, जिससे वैश्विक प्रतिबंधों से कुछ राहत जहां उसे मिल सकेगी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय तनाव में भी शिथिलता आएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों व जर्मनी के साथ ईरान के इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर 23 नवंबर 2013 को जिनेवा में हुए। समझौते की घोषणा यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख कैथरीन एस्टन, जो इस समझौते के संबंध में विश्व शक्तियां की ओर से प्रमुख वार्ताकार थी, वह ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारिफ ने जिनेवा में की। समझौते के लिए जिनेवा में 4 दिन तक चली गुप्त वार्ता में इन दोनों के अतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, जर्मनी व फ्रांस के विदेश मंत्री शामिल थे। विश्व की 6 बड़ी शक्तियों के साथ ईरान के इस समझौते का विश्व भर में आमतौर पर स्वागत किया गया है,
जबकि इजराइल ने इसे एक खराब समझौता बताया। समझौते को एक ऐतिहासिक भूल बताते हुए इजराइल ने कहा है कि ईरान जो चाहता था उसने इससे हासिल कर लिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर व्याप्त तनाव से संपूर्ण विश्व को राहत इससे मिली है। भारत ने भी इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह समझौता भारत द्वारा ईरान मामले में अपनाए गए रुख के अनुरूप है। ईरान के साथ इस समझौते के पश्चात पूरी दुनिया की नजर अब उत्तर कोरिया पर है, जिसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक तनाव की स्थिति गंभीर रूप धारण किए हुए है। ईरान के साथ ताजा समझौते के पश्चात अब उत्तर कोरिया के साथ भी ऐसे ही किसी समझौते की उम्मीदें विश्व ने लगाई है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के भीषण होने पर थाईलैंड में संसद भंग। सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के बीच थाईलैंड में संसद दिसंबर 2013 में भंग कर दी गई। प्रदर्शनकारियों को मनाने के सभी प्रयास विफल हो जाने के पश्चात नरेश को संसद भंग करने की संस्तुति प्रधानमंत्री यिंगलुक शिवनात्रा ने 9 दिसंबर 2013 को की थी। 46 वर्षीय यिंगलुक शिनवात्रा ने अगस्त 2011 में ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार वहां बनाई थी। संसद भंग करने की प्रधानमंत्री की घोषणा ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे विपक्षी नेता सुथे थांगसुबन ने आंदोलनकारियों की जीत बताया है। संसद भंग किए जाने के पश्चात नए चुनाव 60 दिनों के भीतर संपन्न कराने की घोषणा थाई चुनाव आयोग ने की है। जापान के शाही दंपति की भारत यात्रा। जापान के सम्राट आकिहितो व महारानी मिचिको ने 6 दिन की भारत यात्रा 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2013 को की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी 6 दिन की इस यात्रा पर उनके साथ आए। 50 सदस्यीय युवराज के रूप में आकिहितो ने पत्नी के साथ हनीमून के लिए भारत की यात्रा की थी। शाही दंपति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए नई दिल्ली में पालम स्थित वायु सैनिक हवाई अड्डे पर इनकी अगवानी स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की, अपनी पत्नी गुरशरण कौर के साथ। ये चौथा अवसर था जब परंपरा को तोड़ते हुए किसी विदेशी अतिथि की हवाई अड्डे पर अगवानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की। इससे पूर्व 2006 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश व सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल साह तथा 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगवानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हवाई अड्डे पर की थी। बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराध के दोषी जमाते इस्लामी नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी दी गई। बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना का साथ देने और ढाका में मीरपुर इलाके में लोगों पर ज्यादती करने व नाबालिगों से बलात्कार आदि अनेक मामलों के दोषी करार दिए जमाते इस्लामी के 65 वर्षीय नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को 12 दिसंबर 2013 को रात्रि में फांसी पर लटका दिया गया। मीरपुर के कसाई के नाम से कुख्यात हुए मुल्ला को जुलाई 2010 में गिरफ्तार किया गया था तथा युद्ध अपराध के लिए गठित ट्रिब्यूनल ने इस उम्र कैद की सजा उसे 5 फरवरी 2012 को सुनाई थी। इस सजा के विरुद्ध अपील करने पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीली डिवीजन ने इस सजा को मौत की सजा में 17 सितंबर 2013 को बदल दिया था। इस मामले में पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर 2013 को अस्वीकार कर दिए जाने के साथ ही उसी दिन ढाका की सेंट्रल जेल में उसे फांसी पर लटका दिया गया। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों के मामले में ये पहली फांसी है। अब्दुल्ला यामीन मालदीव के नए राष्ट्रपति। सितंबर व अक्टूबर 2013 में 2 विफल प्रयासों के पश्चात मालदीव में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नवंबर 2013 में संपन्न हुए। पूर्व अपदस्थ राष्ट्रपति व
मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद नशीद को इस चुनाव में हराकर मालदीवन प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल यामीन इस चुनाव में देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 17 नवंबर को राजधानी माले में मुख्य न्यायाधीश अहमद फैज ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वायदे के मुताबिक आधा वेतन ही लेने की घोषणा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने की है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने तथा लोकतांत्रिक पर्यटन स्थल के रूप में मालदीव को इन क्षेत्र का सबसे सुरक्षित व सबसे अधिक विकसित देश बनाने का प्रयास करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। नासा ने मंगल की कक्षा के लिए नया यान भेजा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लाल ग्रह की कक्षा के लिए एक नया अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया है। इस अभियान का उद्देश्य इसके वातावरण और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तरल पानी के गायब होने की वजह से का पता लगाना है। फ्लोरिडा स्थित केप कैनवरलेल वायुसेना स्टेशन से मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोल्टाइल एवोल्यूशन अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया। नासा ने कहा कि माविन 10 महीनों की अंतर्ग्रही पूरी करके सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचेगा। नासा के व्यवस्थापक चार्ल्स बोल्डेन ने कहा, माविन इस मंगल ग्रह के एक नए पहलू का पता लगाने और 2030 के दशक तक वहां के लिए मानवीय अभियान की तैयारी करने के लिए मंगल पर पहले से तैनात आर्बिटर, कक्षा में चक्कर लगाने वाला अंतरिक्षयान और रोवर्स यानी सतह पर उतरकर खोज करने वाले अंतरिक्षयान के साथ जुड़ जाएगा। अनंत अंतरिक्ष के रहस्य जानने की कोशिश में लगे खगोल शास्त्रियों का ध्यान एक धूमकेतु ने आकर्षित किया है। खगोल शास्त्रियों के दल ने हबल टेलीस्कोप की मदद से अनूठा उल्कापिंड खोज निकाला है, जिसकी धूमकेतु की जैसी पूंछ है। वैज्ञानिकों के बीच कौतूहल का केंद्र इसकी 6 पूंछ है। P2013 P5 नाम के इस उल्कापिंड से धूल भरी किरणें कुछ इस तरह निकल रही हैं जैसे उसकी 6 पूंछें हों। इस उल्कापिंड का पता सबसे पहले अगस्त में हवाई द्वीप पर लगे टेलीस्कोप से चला। इसमें न केवल 6 पूंछ है बल्कि यह अपना आकार भी बदलता रहता है। वैज्ञानिकों को संदेश है कि सूर्य से आने वाली रोशनी के सूक्ष्म तत्व फोटोन के दबाव के कारण उल्कापिंड तेजी से घूमता है और इससे आकार में बदलाव होता है। सबसे पुराना पॉकेट कैलेंडर। सर्बिया में 8000 साल पुराना पॉकेट कैलेंडर मिला। अर्धचंद्राकार इस कैलेंडर की मदद से किसान अपनी फसल बोने का समय तय करते थे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि यह विश्व का सबसे पुराना पॉकेट कैलेंडर है। सर्बिया के समेंद्रविस्का फेल्का में एक जंगली जानवर के दांत पर नक्काशी कर पॉकेट कैलेंडर बनाया गया है। इसमें चंद्र चक्र के 28 दिन दिखाए गए हैं और चंद्रमा के 4 प्रमुख फेज भी दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार इस पॉकेट कैलेंडर की मदद से मनुष्य फसल उगाने के सही समय का पता लगाता था। बेलग्रेड के पुरातत्व संस्थान के प्रोफेसर मिलोराड स्टोजिक के अनुसार दांत पर हुई नक्काशी चंद्र कैलेंडर की प्रदर्शित करती है। इसमें छोटे छोटे 28 त्रिकोणीय उभार हैं। हो सकता है कि इस कैलेंडर का उपयोग खेती के अलावा परिवार नियोजन के लिए भी किया जाता हो। विशेषज्ञों के अनुसार यह विश्व का सबसे पुराना पॉकेट कैलेंडर तो हो सकता है, लेकिन यह विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर नहीं। गांधी जी का चरखा 1 करोड़ में नीलाम हुआ। महात्मा गांधी का चरखा 5 नवंबर 2013 को ब्रिटेन में हुई नीलामी में 1,10,000 पाउंड करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बिका, जो अनुमानित मूल्य से करीब दुगना है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में इसका इस्तेमाल किया था।
श्राम्पशायर में मुल्क नीलामी घर द्वारा ऐतिहासिक दस्तावेजों व शिल्प कृतियों की नीलामी में गांधी जी का वसीयतनामा भी 20,000 पाउंड में बिका। अमेरिका में छपी पहली पुस्तक की नीलामी। अमेरिका में छपी पहली पुस्तक द बे साल्मे बुक, जो कि 1640 में छपी थी, इसकी न्यूयॉर्क के सोथबी नीलामी घर में 26 नवंबर 2013 को $14.2 मिलियन यानी 88 करोड़ रुपए में नीलामी हुई। यह छपी हुई पुस्तक की विश्व में सबसे ऊंची कीमत है। अमेरिका में छपी पहली इस पुस्तक की 11 प्रतियां ही बची हैं। अमेरिका के एक व्यापारी एवं लोक परोपकारी डेविड रूबर्टस्टीन ने नीलामी हुई किताब की यह प्रति खरीदी थी। बाद में इस प्रति का मालिक बोस्टन का ओल्ड साउथ चर्च हो गया था। इस किताब में भजन, स्तुतियां आदि हैं। इससे पहले प्रकाशित किताब की नीलामी का रिकॉर्ड 2010 में जॉन जेम्स आडुबोन्स बर्ड्स ऑफ अमेरिका के प्रति ने बनाया था, जो लंदन में $11.5 मिलियन में बिकी थी। द बे साल्मे बुक को सबसे पहले 1640 में कैम्ब्रिज में छापा गया था। पहली छपाई में 1700 प्रतियां छापी गई थी। द बे साल्मे बुक मूलतः हिंदू से अंग्रेजी में अनुदित कृति थी। इसे मैस्चुएट्स खाड़ी में रहने वाले लोगों ने अनुवाद किया था। व्यक्तिगत जीनोम प्रोजेक्ट अब यूरोप में। अमेरिका के बाद डीएनए प्रोजेक्ट अब यूरोप पहुंच गया है। इसके तहत लगभग 1 लाख ऐसे ब्रिटिश नागरिकों की खोज की जा रही है जो इस जीनोम प्रोजेक्ट में अपनी जीनोम संबंधी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए तैयार हो। उत्तरी अमेरिका का यह सर्वसुलभ डीएनए प्रोजेक्ट 6 नवंबर 2013 को ब्रिटेन में जारी किया गया है। जीनोम प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट 1990 से 2003 तक अमेरिका में चला। इसके तहत जुड़ने वाले लोगों की आनुवंशिक जानकारियां एकत्र कर उन्हें ऑनलाइन किया गया। इसमें मानव डीएनए के बारे में तमाम जानकारियां एकत्र की जाती हैं, जो चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान में तो सहायक है ही, साथ ही व्यक्ति विशेष की तमाम वैज्ञानिक जानकारियों का भी बैंक बन जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर समुचित इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में 18 साल के लोग ही हिस्सा बन सकते हैं। प्रोजेक्ट में लोगों को जोड़ने से पहले एक ऑनलाइन परीक्षा भी कराई जाएगी, जिसके जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े फायदों और खतरों को ठीक तरह से समझ पाए हैं या नहीं। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने तैयार जीनोम का पूरी तरह अध्ययन करने के बाद ही उसे 4 सप्ताह का कूलिंग ऑफ टाइम दिया जाता है, जिस दौरान वह अच्छी तरह से यह सोच पाए कि उसकी यह व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन पेश की जाए या नहीं। यह व्यक्तिगत जीनोम प्रोजेक्ट सबसे पहले अमेरिका में ही शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 3000 लोगों ने स्वेच्छा से हिस्सेदारी की थी, जिसमें कुछ लोग कनाडा से भी जुड़े थे। हालांकि इससे अभी तक पूरे 200 जीनोम को ही शामिल किया जा सका है। नेपाल में संविधान सभा चुनाव। नेपाल के संविधान सभा के चुनाव में 2 बड़ी पार्टियों के तौर पर 28 नवंबर 2013 को नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल उभरी। नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष और अनुपातिक दोनों ही तरह के चुनाव में सर्वाधिक सीटें हासिल करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत के मध्य एक अहम सहमति। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नौवहन सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा के दौरान अभियान चलाने जैसे कार्यों के माध्यम से वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में सुधार कर नई दिल्ली के साथ सहयोग मजबूत करने पर सहमत हो गए हैं। 20 नवंबर 2013 को वाशिंगटन में दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्री की 28वीं वार्षिक बैठक के बाद जारी संयुक्त मंत्रिस्तरीय विज्ञप्ति में भारत के साथ परस्पर सहयोग मजबूत करने की इच्छा जताई गई। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री जॉन केरी और रक्षा मंत्री चक हेजल ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मामलों के मंत्री जूली बिशप
और रक्षा मंत्री डेविड जॉनसन ने किया। ओलंपिक मशाल की अंतरिक्ष सैर। रूस के सोची में फरवरी 2014 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मशाल को अंतरिक्ष से सोयूज यान के जरिए 11 नवंबर 2013 को धरती पर वापस लाया गया। रूसी और नासा टीवी के फुटेज में इस यान को कजाक के एक क्षेत्र में उतरते हुए दिखाया गया। इस मशाल को लेकर रूस के फायदोर यूरशिखिन, अमेरिकी कॉरेन नाइबर्ग और इटली के लूका पार मितानो लेकर आए। इन तीनों ने अंतरिक्ष में 166 दिन बिताए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन खेलों के आयोजन से दुनिया को अपने देश की ताकत से परिचित कराना चाहते हैं। ओलंपिक मशाल को 1996 और 2000 में भी अंतरिक्ष में ले जाया गया था, लेकिन तब इसे यान तक ही सीमित रखा गया था। धरती पर लौटने के बाद मशाल का देश भर में 65,000 किलोमीटर का सफर फिर से शुरू हो गया। मशाल उत्तरी ध्रुव की यात्रा कर चुकी है। अब इसे यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एल्बर्स और साइबेरिया की बैकल झील की गहराइयों में ले जाने की योजना है। फरवरी में इससे ओलंपिक ज्योति को प्रज्वलित किया जाएगा। सबसे तेज कंप्यूटर। चीन के सुपर कंप्यूटर तियानहे 2 ने दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का अपना खिताब बरकरार रखा है। लिनपैक नामक मानक टेस्ट के अनुसार तियानहे 2 33.86 पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड यानी 3,38,630 खरब प्रति सेकंड की दर से गणना कर सकता है। बीसीसी की वेबसाइट के अनुसार जर्मनी की मैनहीम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नेतृत्व में साल में 2 बार दुनिया के 500 सबसे तेज कंप्यूटरों की सूची बनाई जाती है। इस सूची में दूसरे स्थान पर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर टाइटन है, लेकिन तियानहे 2 के अंक टाइटन को मिले अंक से करीब दुगने हैं। चीनी भाषा में तियानहे 2 का अर्थ होता है मिल्की वे 2। इसे चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। सूची बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के एक रेखीय समीकरण को हल करके कंप्यूटर की गति मापी जाती है। इस परीक्षण में गणना की गति के अलावा डाटा ट्रांसफर जैसे मानकों का आकलन नहीं किया जाता। खुले में शौच करते हैं 60 करोड़ भारतीय। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में 60 करोड़ लोग यानी 53% भारतीय परिवार खुले में शौच करते हैं तथा शौचालयों की कमी कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है। पहले संयुक्त राष्ट्र विश्व शौचालय दिवस की पूर्व संध्या पर 19 नवंबर को जारी की गई रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि साफ सफाई में सुधार बच्चों में प्रज्ञान को बढ़ा सकता है। इस समय लगभग 2.5 अरब लोग पूरी दुनिया में शौचालयों की कमी का सामना कर रहे हैं। पूरे विश्व में 1 अरब लोग खुले में शौच करते हैं, जिसमें भारत के 60 करोड़ लोग हैं। खुले में शौच जाने का चलन विकासशील देशों की मानव पूंजी को बहुत बड़ा खतरा है। खुले में शौच और साफ सफाई का ध्यान न रखने से पानी प्रदूषित होता है। प्रदूषित पानी यानी जिसमें गंदगी की वजह से हानिकारक सूक्ष्म जीव पैदा होने लगते हैं। दुनिया की 6 अरब से ज्यादा की आबादी में से 40% बुनियादी सफाई सुविधाओं से महरूम है। गंदे पानी और गंदगी से डायरिया, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, बुखार, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई और एफ, फ्लोरोसिस, आर्सेनिक जनित बीमारी जैसी बीमारियां होती हैं। भारत में 5 साल से कम उम्र के लगभग 4 से 5 लाख बच्चे हर साल कई तरह की बीमारी से मरते हैं। इसमें खुले में शौच से होने वाली बीमारियां एक महत्वपूर्ण कारण है। सैनिटेशन के प्रति लोगों की जागरूकता का अभाव इसी से समझा जा सकता है कि कुल 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से मात्र 28,000 ग्राम पंचायत ही निर्मल ग्राम पंचायत है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष। संयुक्त राष्ट्र की संस्था कृषि एवं खाद्य संगठन AFO ने वर्ष 2014 को
अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष घोषित किया है ताकि किसानों को खाद्य सुरक्षा मिल सके और वैश्विक निर्धनता को दूर किया जा सके। एएफओ ने कहा कि विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में करीब 50 करोड़ लोग पारिवारिक खेती से जो खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं वह अरबों लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। पारिवारिक कृषि से तात्पर्य उस खेती से है जो श्रम और प्रबंधन के लिए प्राथमिक तौर पर परिवार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं। इसमें कहा गया है कि कई विकासशील देशों में पारिवारिक खेत कुल जोत योग भूमि का 80% भाग है। एएफओ के महानिदेशक जोस ग्राजियाना दा सिल्वा ने कहा, इस वर्ष को जश्न के लिए चुनकर हम इस बात को पुष्ट करते हैं कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के अनुरूप खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुधारने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की दोहरी आवश्यकता की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिहाज से पारिवारिक खेती अग्रणी है। जख्मों को जल्दी ठीक करने वाले जीन की पहचान। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन की पहचान की है जो जख्मों को जल्दी ठीक करने में मददगार हो सकता है। विशेषज्ञ अरसे से इस गुत्थी को सुलझाने में लगे थे कि क्यों वयस्कों के मुकाबले युवा जानवरों के जख्म जल्दी ठीक होते हैं। अब जाकर वे उस जीन की पहचान करने में सफल हुए हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। उन्होंने इसको फाउंटेन ऑफ यूथ या LIN28A नाम दिया। ये जीन अजन्मे बच्चों में बेहद सक्रिय रहता है, लेकिन बाद में इसकी सक्रियता कम हो जाती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने चूहों पर परीक्षण के दौरान पाया कि इस जीन के कारण जख्म तेजी से भरे। चूहों के काटे गए बाल भी इस जीन के कारण जल्दी बढ़े। इससे स्पष्ट हुआ कि यह जीन ऊतकों की मरम्मत करने में सहायक है। शोधकर्ताओं ने पाया कि LIN28A जीन कुछ खास उपापचयी एंजाइमों का उत्पादन करता है। ये एंजाइम उपापचय की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। यह जीन आमतौर पर भ्रूण में अधिक सक्रिय होते हैं। भारतीय मूल की निशा देसाई बिस्वाल ने 21 नवंबर 2013 को अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के विदेश उपमंत्री के रूप में शपथ ली। ये पद धारण करने वाली वह पहली भारतीय अमेरिकी हैं। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में बिस्वाल पूरे दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की प्रमुख सहयोगी रहेंगी। बिस्वाल 6 वर्ष की उम्र में ही भारत से अमेरिका आ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके महानतम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 28 नवंबर 2013 को एशिया के लिए यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वह दक्षिण एशिया में यूनिसेफ द्वारा पोषण एवं स्वच्छता के लिए किए जा रहे कार्यों में सहयोग करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में मरणोपरांत निशाने हैदर पाने वाले शब्बीर शरीफ के भाई लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ को थलसेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है। पाकिस्तानी किशोरी मलाला यूसुफजई को लंदन के एक साप्ताहिक प्रकाशन ने सर्वाधिक प्रभावी एशियाई नामित किया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित म्यांमार की विपक्षी नेता आंग सान सू की को कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। अमेरिका के प्रसिद्ध हृदय चिकित्सक डॉक्टर जाक मैगवन का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। डॉक्टर मैगवन कृत्रिम हृदय वाल्व का आविष्कार करने वालों में से एक थे। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए एक कड़े मुकाबले में वेनेजुएला की सुंदरी गैब्रिएला इस्लर ने मिस यूनिवर्स 2013 का खिताब जीता। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें।
मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।